बच्चों, इस वीडियो के पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह से छात्रावास में रहते हुए प्रेमचंद अपने बचपन की कहानी हमें बता रहे हैं और उन्होंने किस तरह से अपने बड़े भाई साहब की बात मानकर टाइम टेबल बनाया अपने पढ़ाई का, उनसे डांट खाई और उन्हें अपने जो गलती हुई थी उसका एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया। तो टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती, अर्थात खेल कूद के लिए उन्होंने टाइम टेबल में कोई स्थान ही नहीं रखा। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुँह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेज़ी, 8 से 9 तक हिसाब अर्थात गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेज़ी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन। ठीक है, जब किसी भी हिंदी के वाक्यों को अंग्रेज़ी में या अंग्रेज़ी के वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट करना, उसका अनुवाद करना। 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। यानी टाइम टेबल तो ये बना लेते, समय सारिणी बना लेते कि किसके अनुसार इन्हें काम करना है। हर विषय के लिए 1-1 घंटे का समय इन्होंने रखा, लेकिन पढ़ाई और विश्राम, ये खेल और विश्राम के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया। टाइम टेबल बना लेना एक बात होती है बच्चों, और उस पर अमल करना अर्थात उसके अनुसार कार्य करना दूसरी बात। ये पहले ही दिन से उस टाइम टेबल की उपेक्षा शुरू कर देते, क्योंकि इनका मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्हें तो जब भी किताब लेकर बैठते तो मैदान की सुखद हरियाली, यानी सुख देने वाली हरियाली जो उनके छात्रावास के मैदानों में होती थी, हवा के हल्के हल्के झोंके, कभी फुटबॉल, कभी कबड्डी, कभी वॉलीबॉल जैसे खेल याद आते और किताबें बंद कर, टाइम टेबल को भूल कर वह खेलने चले जाते। और फिर क्या होता, फिर भाई साहब को इनकी नसीहत देने, फिर से उपदेश देने और फिर से इनकी बेइज्जती करने का, यानी इनको डांटने का, फजीहत करने का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता और ये अपने भाई से, बड़े भाई साहब से दूर ही दूर रहते। उन्हें वे कभी भी उनकी नज़रों में आना नहीं चाहते थे, उनके सामने आना नहीं चाहते थे। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। और फिर इस तरह से दूसरे दिन भी यही होता, टाइम टेबल बनाकर खेलने जाते, फिर डर कर वापस आते और ऐसे आते ताकि इनके भाई को पता न चले कि ये वापस आ गए हैं। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले, यानी डर के मारे इनका हाल बेहाल हो जाता। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। यानी जैसे कि आदमी जब कहते ना कि मनुष्य जब मौत के और विपत्ति के बीच में फंसा हो तो भी वह मोह माया के बंधन में ही जकड़ा रहता है, यानी कोई भी मरना नहीं चाहता। उसी प्रकार से यह भी भले ही डांट खाते हैं लेकिन अपने खेलकूद का तिरस्कार नहीं कर पाते, इन्हें अपने खेलकूद से बहुत मोह रहता। फिर क्या हुआ, सालाना इम्तिहान हुआ, यानी साल में जो एक बार परीक्षा होती है वह परीक्षा हुई। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब
को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? आड़े हाथों लेना यानी उन पर सवाल दागना। बताइए आपकी घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। अब क्या हुआ? एक साल भर पर यानी अंत में, सेशन के बाद, सत्र के अंत में जो परीक्षा हुई उसमें भाई साहब फेल हो गए और जो छोटे भाई हैं, जो प्रेमचंद जी हैं, वह पास भी हो गए और दर्जे में अर्थात कक्षा में पहला उनका स्थान आया। अब क्या हुआ? इन्हें थोड़ा सा अपने आप पर अभिमान हो आया और अपने भाई साहब को इनका मन किया कि उन्हें आड़े हाथों लूँ, उनसे प्रश्न पूछूं कि बताइए बताइए आपकी वो घोर तपस्या क्या हुई, कैसे? आप तो मुझे बहुत डांटते थे, आप खूब पढ़ते थे, पर हुआ क्या? मैं मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन भाई साहब फेल होने से इतने दुखी और उदास थे कि फिर तुरंत ही लेखक को ये बात समझ में आ गई उनसे कि उन्हें उनसे हमदर्दी होनी चाहिए और उनके घाव पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। यानी एक तो पहले ही वो दुखी है, उन्हें और दुखी नहीं करना चाहिए। तो यह विचार ही लज्जास्पद उन्हें जान पड़ा, यानी वह अपने आप पर उन्हें क्रोध भी आया और लज्जा भी महसूस हुई कि मैं छोटा भाई होकर कैसे ऐसे सोच सकता हूँ। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये तो हुआ, लेकिन साथ ही अभिमान भी हुआ, यानी थोड़ा सा अभिमान इनमें आ गया। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। ज़बान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। और अब इनकी हिम्मत बढ़ी कि अब भाई साहब अगर डांटेंगे तो वो सीधे कह देंगे कि आपने पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लिया? मुझे देखिए, मैं तो खेलते कूदते भी पास हो चुका हूँ। और इस तरह से इनका अभिमान बढ़ता चला गया। फिर भी यह ज़बान से अपने भाई साहब से तो कुछ नहीं कहते, लेकिन इनके रंग ढंग हाव भाव से बराबर यह बात पता चलती इनके भाई साहब को कि अब यह मुझसे डरेगा नहीं। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, यानी भले ही वो परीक्षा में पास हो जाते हों, लेकिन उनकी जो सहज बुद्धि है वह बहुत ही तीव्र थी। वो बहुत तेज़ थे, बातों को समझ जाते थे, आसानी से वह परिस्थितियों को समझते थे, यानी उन्हें एक जीवन का अनुभव था, तो उस आधार पर वह बातों को आसानी से समझ पाते थे। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। अभिप्राय समझना यानी अर्थ समझना। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेज़ों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप अर्थात राजा उसे कर देते थे। कर अर्थात यहाँ टैक्स हुआ। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। अब यहाँ पर बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को यह समझाने की कोशिश की है कि वह जो दर्जे में अव्वल आकर अभिमान कर रहा है वह गलत है, क्योंकि अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा। वह चक्रवर्ती राजा था। सारी संसार के जो राजा थे वे उसे अपना राजा मानते थे, उसे कर देते थे। लेकिन अंत में क्या हुआ?
उसके अभिमान के कारण राम ने उसका वध किया, उसे संसार को उसके पापों से मुक्ति दिलाई और अंत होते होते उसके पास मतलब उसके अपने पुत्रों में से या भाइयों में से कोई ऐसा नहीं बचा था जो उस पे चुल्लू भर पानी भी यानी मरते समय दे सके या उसके लिए रो सके। तो वही इस उदाहरण द्वारा, रावण के उदाहरण द्वारा जो लेखक हैं, जो बड़े भाई हैं, वह छोटे भाई को समझाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने शैतान का उदाहरण दिया है कि शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त और कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी, सिफर अर्थात 0 शून्य। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी नहीं जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2 यम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। अब क्या है, अब इन्होंने जो बड़े भाई साहब हैं वो छोटे भाई को बताना चाह रहे हैं कि तुम अभी केवल कक्षा 4थी में हो और इसमें जो पाठ्यक्रम है आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी अगर तुमने ये पढ़ने की आदत नहीं डाली और अपने ये खेलकूद की आदत नहीं छोड़ी, तो आगे जब अगली कक्षाओं में आओगे तो वहाँ पर अलजेब्रा, इंग्लिश, इतिहास, ये सारे जो विषय है बहुत कठिन है, उसमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए तुम अभी से ही पढ़ना शुरू करो। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत्र का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फ़ायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से 2 गुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगुना नहीं 4 गुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से जो बड़े भाई साहब हैं वह आज की शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य कर रहे हैं कि किस तरह से बातों को समझने पर या जीवन के अनुभवों पर ध्यान न देकर क्या किया जाता है, केवल चीज़ों को रट लेना ही और परीक्षा में पास हो जाना ही शिक्षा मानी जाती है। और रट्टू जो शिक्षक होते हैं उन्हें भी बिल्कुल जैसा उन्होंने बताया है वैसे ही उत्तर रट कर लिख देने वाले बच्चे ही पसंद होते हैं। इस बात पर व्यंग लेखक ने किया है अपने इस लेख में। ठीक है, तो बच्चों आपसे इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उन प्रश्नों को लिख लीजिए। बड़े भाई साहब किस कला में माहिर थे? छोटा भाई टाइम टेबल क्यों बनाता था? और कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? उसके बाद सालाना इम्तिहान में बड़े भाई साहब और छोटे भाई का क्या परिणाम निकला? छोटे भाई के मन में बड़े भाई का डर कम क्यों हो गया?
इस पाठ में लेखक ने शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य करते हुए क्या कहा है?